हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 9 जिसका नाम हाइड्रोजन है वो हमने स्टार्ट किया था। कल हमने आपको उसका लेक्चर नंबर 1 दिया था। आज हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक भी हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं बेटा कि ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है। तो ऑकरेंस का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ की आप ये बात करते हो कि जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूं कि ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब हाइड्रोजन नेचर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऑकरेंस मीन्स वेयर अबाउट्स ऑफ समथिंग, कि वो कहाँ पे पाया जाता है, अक्कर कहाँ पे कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे वो पाया जाता है नेचर में। तो अगर हम ऑकरेंस देखेंगे बेटा, मैंने आपको ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मेटलर्जी के अंदर कि कोई भी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है दो स्टेट में, मतलब वो अकर करता है दो स्टेट्स में, ठीक है। एक तो नेटिव स्टेट, या तो वो नेटिव स्टेट में हो सकता है या तो फिर वो क्या हो सकता है, कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। नेटिव स्टेट हो गया सिंगल स्टेट, जहाँ पे वो सिर्फ वही एलिमेंट जिसकी आप बात कर रहे होंगे वही होगा, बाकी उसके साथ और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट हो गया कि उसके साथ एक तो वो एलिमेंट भी होगा लेकिन साथ में वो किसी दूसरी चीज़ के साथ कंबाइंड होगा, कंबाइंड स्टेट। तो अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, जहां तक हाइड्रोजन के अकरेंस का सवाल है बेटा, तो हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे पहली चीज आप कहें तो हाइड्रोजन जो है ये एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है, ठीक है, अर्थ यूनिवर्स में जो है, अर्थ पे यूनिवर्स में जो है वो ये मोस्ट अबंडेंट है, एंड इट अकर्स बोथ इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन है ये नेटिव स्टेट जिसे हम फ्री स्टेट कहते हैं, यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है और ये कंबाइंड फॉर्म यानी कंबाइंड स्टेट में भी हमको देखने को मिलता है। इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द अकरेंस कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेटिव स्टेट सिंगल स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। क्लियर। अब फ्री स्टेट नेटिव स्टेट में ये कहाँ होता है बेटा, तो इन नेटिव स्टेट दैट मीन्स फ्री स्टेट हाइड्रोजन अकर्स इन ट्रेसेस। ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में, जिसको मैंने यहां लिखा पैरेंथेसिस में, दैट इज स्मॉल अमाउंट। कम अमाउंट में ये मिलेगा आपको वोल्केनोज के अंदर, ठीक है, इन वोल्केनोज एंड नेचुरल गैस। ये दो सोर्सेज हैं, वोल्केनोज एंड नेचुरल गैस, जहां पे फ्री स्टेट में जो हाइड्रोजन है। अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट है। तो अब जब ये रिएक्टिव है तो ये तो कंबाइंड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन फ्री स्टेट में भी अकर कर रहा है और हम वहां पे कह रहे हैं कि बहुत कम, ट्रेसेस, माइन्यूट अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में ये फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में अकर कर रहा है। और वो भी कहां पे, कौन से सोर्सेज हैं इसके नेटिव स्टेट के, वोल्केनोज में और नेचुरल गैस में, ठीक है बेटा। तो वहां पर ये जो है इस एलिमेंट्री फॉर्म में, या आप कहें तो नेटिव स्टेट में जो है, सिंगल स्टेट में वहां पे एग्जिस्ट करता है, वहां पे अकर करता है। ओके, नाउ कंबाइंड स्टेट में कहां कहां पे होता है, कंबाइंड स्टेट में तो ये मैक्सिमम पाया जाता है, नेटिव स्टेट सिंगल स्टेट में तो ये सिर्फ ट्रेसेस में है, ठीक है, बहुत कम है। तो कंबाइंड स्टेट में ज्यादा है। जरा बात करते हैं कहां कहां पे है ये। देखिए बेटा, इन कंबाइंड स्टेट इट मीन्स हाइड्रोजन constitutes about 15.4% of Earth's crust as well as oceans. 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट और ओशियंस जो है ये कंस्टिट्यूट कर रखा है एलिमेंट हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ओशियंस का 15.4% आउट ऑफ 100% जो है वो कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन लिया हुआ होता है कंबाइंड फॉर्म में अपने कंपाउंड्स के साथ। यानी कंबाइंड फॉर्म का मतलब हो गया कि ये कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ, यानी जो इम्प्योरिटीज के साथ जो है मिलकर वहां पे कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड्स की शक्ल में प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितना कंस्टिट्यूएंट लेता है ये कंबाइंड स्टेट में, 15.4%, वेयर इन अर्थ's crust एंड इन ओशंस। इट इज कंसिडर्ड एज 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है अकरेंस में कि हाइड्रोजन जो अबंडेंट का मतलब होता है बेटा, मोस्ट अबंडेंट अगर हम बताएंगे तो मीन्स प्रेजेंस
ऑफ दिस एलिमेंट हाइड्रोजन इन ग्रेटर क्वांटिटी। अबंडेंस का मतलब हो गया कि हम बोलेंगे कि हम अगर इस तरह से कहते हैं कि कोई एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन की ही मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट अबंडेंट मतलब ये ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से एक है। और रैंक देखें तो 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। इन कंबाइंड स्टेट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन वाटर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कंबाइंड स्टेट में, जैसे वाटर है ठीक है, वाटर H2O, हम यहां पर भी देखते हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन हमको दिखता है। या फिर कोल, ठीक है, कोल की बात करें, कोल फॉसिल फ्यूल की अगर बात करेंगे आप, वहां पे भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। अच्छा, एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर के अंदर भी हमको ये एलिमेंट हाइड्रोजन जो है ये हमें देखने को मिलता है कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड फॉर्म में। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेटा जितने भी ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनका सोर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका सोर्स जो है वो लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे कि आपको मालूम भी है। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन इन देम एंड दैट टू एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। एसेंशियल मतलब जरूरी। बच्चों आपको पता होगा कि हम कहा करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, या कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। बट रिसेंट स्टडीज ये कहती है कि नॉट ओनली द एलिमेंट कार्बन बट हाइड्रोजन टू इज कंसिडर्ड एज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So we reach at a conclusion and we can say that both hydrogen and carbon are essential elements, are essential constituents of an organic compound. That's why we say here all organic compounds जो हैं, ठीक है, उनमें जो है हाइड्रोजन भी एक essential constituent है। तो हमें अकुरेंसी तो बताना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन की प्लेस है, हाइड्रोजन अकर करता है वहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर? तो ये था बेटा अकरेंस ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन या अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा ये हमारा जो टॉपिक था कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे अकर करता है, ये हमारा यहाँ से इस तरह से खत्म हो गया। तो क्या आपने कुल मिला के यहाँ पे याद रखा कि ये नेटिव स्टेट में भी है और ये कंबाइंड स्टेट में भी है, लेकिन नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में ये ट्रेसेस में है, माइन्यूट अमाउंट्स में है, एंड वो भी कहाँ पे, दैट टू इन वोल्केनोज एंड इन नेचुरल गैस के अंदर। कंबाइंड स्टेट में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। अब सबसे पहले आइसोटोप्स पता होना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही सेम एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर का हो या डिफरेंट एटॉमिक मास का हो। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स को कहते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स के एटम्स को कहते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास यानी मास नंबर जो है वो वेरी कर रहा हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स को बेटा हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि हमें क्वेश्चन करना है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यू नो वेरी वेल दिस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन टॉपिक फ्रॉम क्लास 9th से आप लगभग जानते होंगे, वहां पे भी आपने पढ़ा है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट करता है 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में, 3 आइसोटोपिक फॉर्म से, 3 शक्लों में प्रेजेंट करता है एलिमेंट हाइड्रोजन। कौन कौन सी? वन इज कॉल्ड प्रोटियम, जिसका रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन सिंबल H ही होगा, लेकिन यहां आपको मालूम है कि बेटा हम लेफ्ट साइड के लोअर पार्ट में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और लेफ्ट साइड के अपर पार्ट में हम एटॉमिक मास लिखते हैं यानी मास नंबर लिखते हैं। ठीक, तो H11 से हम प्रोटियम को रिप्रेजेंट करेंगे। ड्यूटेरियम इज सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल H, बट एटॉमिक नंबर सेम लाइक दैट ऑफ प्रोटियम, दैट मीन्स 1, बट मास नंबर इज 2। ये मैच नहीं कर रहा है, प्रोटियम का मास नंबर 1 है लेकिन ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है। इसी तरह से ट्रिटियम या ट्राइटियम बोल सकते हो आप इसे, कैपिटल H 13 मतलब
इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। तो देखो बेटा, तीनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ट्रिटियम आर द 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दीज डिफर वेयर, कहां पे डिफर करते हैं ये? एटॉमिक मास में। प्रोटियम में एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास 2 और ट्रिटियम में एटॉमिक मास 3। अब एटॉमिक मास किस तरह से डिफर करता है यहां पे? दैट इज डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस में बेटा ऐसा ये होता है। अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, मैं बार बार कहता हूं आपको, वो उसका प्रोटॉन नंबर होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब इसमें कितना प्रोटॉन है? 1। हाँ, एक चीज बताऊंगा, अभी नीचे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले बता दे रहा हूं। वेन एवर वी टॉक अबाउट सिंपली द केस ऑफ हाइड्रोजन, हम सिंपली जब लिखते हैं रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स राइट द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, आप अपनी कॉपी पे फटाफट से लिखेंगे सर H2 प्लस लिखेंगे N2 गिव्स NH3, बैलेंस करेंगे तो 2 टाइम्स NH3 और यहां पे आप करेंगे 3 टाइम्स H2। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे आपने कौन सा हाइड्रोजन लिया जो नॉर्मली हम लिया करते हैं, दैट इज बेटा प्रोटियम। प्रोटियम प्रोटियम इसे आप याद रखेंगे। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज प्रोटियम, नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटियम होता है। ये कितना अकर करता है? 99.98% होता है ये। सबसे ज्यादा इन तीन में से जो आइसोटोप अकर करता है वो है प्रोटियम। दैट इज वाई वी ऑफन कॉल इट एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है ये ट्रेसेस में होते हैं, ठीक है, बहुत कम पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यहां पर एक चीज में स्पेशल और बताऊं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के लिए स्पेशल नेम्स हैं। ओनली देयर इज एलिमेंट हाइड्रोजन विच गॉट द स्पेशल नाम या विच हैव द स्पेशल नेम्स फॉर इट्स आइसोटोपिक फॉर्म्स। इसके आइसोटोप्स के लिए स्पेशल नेम्स हैं। बाकी आप कोई भी एलिमेंट के आइसोटोप्स देख लीजिए, जिन जिन एलिमेंट्स के इसके अलावा आइसोटोप्स हैं, उनके लिए कोई इस तरह के स्पेशल नेम्स नहीं हैं, बल्कि हम उनको कैसे बुलाते हैं? जैसे देखिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए स्पेशल नेम्स, H11 वाली फॉर्म को हम प्रोटियम, H12 वाली को हम ड्यूटेरियम स्पेशल नेम और H13 वाली को ट्रिटियम बोलते हैं। अगर सपोज करें आप बोलोगे कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है या कार्बन है, अगर आप कार्बन 12 की बात करोगे, कार्बन 14 की बात करोगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 14। तो बेटा हम इसको थोड़ी ऐसे कोई कार्बन 612 के लिए थोड़ी कोई स्पेशल नेम है, कार्बन 614 के लिए कोई स्पेशल नेम थोड़ी है। हम इनको एटॉमिक मास से जानते हैं। हम बोलेंगे कार्बन 12 और इसका इधर कहेंगे कार्बन 14। तो यानी हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स का आइसोटोपिक फॉर्म है, हम उनको उनके मास नंबर से जानते हैं। क्लियर? तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ओनली द एलिमेंट हाइड्रोजन इज isotopic forms, isotopes have special names, that means protium, deuterium and tritium। अब थोड़ी सी और बात करते हैं बेटा। देखो प्रोटियम, अब आपको मालूम है कि जो मतलब ऑर्बिट होता है इनका, ऑर्बिटल शेप जो इनका आता है इसमें स्फेरिकल आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की मैं तीनों की बात करूंगा, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। अगर आप प्रोटियम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर फिर 1 होगा। ड्यूटेरियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 होगा। ट्रिटियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 होगा। तो एटॉमिक नंबर प्रोटियम में देखिए कि ये जो आप ये ना कहना बेटा यहाँ पर ये 2 शेल है, यहाँ पर ये एक ही शेल है, ये वाला, ये जो अंदर है ये इसका न्यूक्लियस बताया, ये न्यूक्लियस है। एंड यू नो न्यूक्लियस इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है किसके कारण? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन्स का जो चार्ज पॉजिटिव होता है उनके कारण। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, उनकी वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव है। क्लियर? अब ये जब न्यूक्लियस है, हम कहते हैं यहां पर कितना एटॉमिक नंबर आ गया बेटा इसका? 1 एटॉमिक नंबर आ गया। 1 एटॉमिक नंबर में कितना प्रोटॉन होगा? इसमें एक ही प्रोटॉन होगा। इसमें कितना प्रोटॉन होगा? एक प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पे एटॉमिक नंबर में मिल गया। प्रोटियम में कितना एटॉमिक नंबर है? Z = 1, Z = 1।
एंड ए मीन्स मास नंबर, एटॉमिक मास, वो कितना है इसका, वो भी 1 है। तो अब हम निकालते हैं, हमें एटॉमिक नंबर का भी पता चला, हमें मास नंबर का भी पता चला, हमें प्रोटॉन नंबर भी पता चला, क्योंकि प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर ही होता है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा, मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड। मास नंबर कितना है प्रोटियम का 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, दैट मीन्स प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन इन इट, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता प्रोटियम में। क्लियर। अब ड्यूटेरियम की जरा बात करना, मैंने कहा था एटॉमिक मास में जो ये यहाँ पे चेंज आ रहा है, आइसोटोप एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनको आइसोटोप्स कहते हैं, वो आता है ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटियम में नो न्यूट्रॉन, अभी जैसे हमने चेक किया। ड्यूटेरियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन, H12, ये वाला H12, ये शेल ले लिया आपने, ऑर्बिट ले लिया, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका, वो तो कंफर्म है। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसका प्रोटॉन भी 1 ही होगा। और जब बेटा प्रोटॉन का पता चलता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन भी एटम में, क्योंकि एटम किसी भी एलिमेंट का लो वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन था H11 प्रोटियम में, तो H12 में भी एक ही प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा। चलिए आपको पता चल गया 3 चीज़ों का, यहाँ पे ड्यूटेरियम में भी आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर का भी पता चला 1 है, मास नंबर का पता चला वो देखो तो 2 है, और यहाँ पे आप कहते हो कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है कितना, मास नंबर है आपका 2 माइनस एटॉमिक नंबर है आपका 1 विच इज इक्वल टू 1। न्यूट्रॉन का नंबर आया है आपके पास 1, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। और बच्चे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, जो ये एटॉमिक मास यानी मास नंबर होता है इन जनरल, वो हम कहते हैं इट इज़ इक्वल टू, क्योंकि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है वही उनका मास मटेरियल कंटेंट बनाएंगे एटम का, लेकिन वहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड होता है, उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा टुवर्ड्स द मास ऑफ द एटम। चलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, अब बच गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब आप बताएंगे कि एटम के पास जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसी का सम आपको उस एटम का मास बताएगा। यानी अगर मैंने यहां पर कहना होगा कि प्रोटियम का एटॉमिक मास कैसे 1 था, तो आप कहेंगे कि सर एटॉमिक मास ए ऑफ प्रोटियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 था उसमें, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 था, तो 1 + 0 इक्वल्स टू 1, दैट इज वाई वी राइट हियर 1। इन केस ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में हम क्या कहेंगे कि ड्यूटेरियम में हमारे पास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो अभी मैंने दिया आपको निकालकर 1 के बराबर। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 आ गया, तो अब आप लिखेंगे सो एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया 1, 1 + 1 बिकम्स इक्वल टू, दैट इज वाई वी राइट हियर द एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम एज 2। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो प्रोटियम है इसमें एक प्रोटॉन है और नो न्यूट्रॉन, यहाँ याद रखेंगे नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन प्लस 1 n मतलब 1 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम में। क्लियर, आई होप आपको ये पता चला हो। अब हम देखेंगे इसी तरह से ट्रिटियम में H13 था इसका रिप्रेजेंटेशन, कि हम बताएंगे इसमें एक ही शेल ज़रूर है, ये इसका न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, क्योंकि बेटा मास नंबर ये है ना, माइनस एटॉमिक नंबर आपका ये है, तो a माइनस जेड 3 - 1 बिकम्स इक्वल टू 2 आएगा, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा 2, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इसमें है ट्रिटियम में। क्लियर। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे देखोगे, मैंने टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा बताई है ये चीज़। ये आइसोटोप आ गया आपका, ये Z मीन्स एटॉमिक नंबर आ गया, A मीन्स मास नंबर, एटॉमिक मास उसका, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, उसका मास नंबर भी 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर 2, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 लेकिन उसका मास नंबर 3। तो देखिए बेटा एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम 1 1 1 1, एटॉमिक मास सेम। डिफरेंस कहाँ पे है, मास नंबर में, और वो भी किसके कारण, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर न्यूट्रॉन्स। क्लियर। अब एक चीज़ और याद रखना, ये जो बेटा ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोपिक फॉर्म जो है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है H12, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका एक और नाम होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको कहते हैं बच्चों हैवी हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन कहते हैं इसको। क्लियर, आई होप ये चीज भी आपकी क्लियर हुई हो।
अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, स्टार पॉइंट लिखा है, आपको मालूम है स्टार पॉइंट लिखता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा 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 याद रखो, क्या? दैट नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज प्रोटियम। जो नेचुरली अकरिंग और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जब कभी भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो वो जो हाइड्रोजन हम लिखते हैं वो प्रोटियम लिखते हैं। विच कंटेन्स, इसका अबंडेंस कितना है, कितना प्रेजेंट होता है ये अर्थ पे, कितना प्रेजेंट है भाई? 99.98%। क्योंकि इसका रिलेटिव अबंडेंस बाकी वाले ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से भी ज्यादा है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तो माइन्यूट अमाउंट में, ट्रेसेस में है, और इन तीन में से सबसे ज्यादा प्रोटियम अकर करता है, वो भी 100 में से 99.98%। तो आप 100 में से 99.98% का बाकी हिस्सा जो बचता है वो आपका ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना कम, कितने ट्रेसेस में आपके वो दो आइसोटोपिक फॉर्म्स हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज वाई कि ये याद रखने की चीज है बेटा कि जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है वो प्रोटियम है, और जिसका अबंडेंस जो है वो 99.98% है। 99.98% ऑफ प्रोटियम उसके अंदर होता है हाइड्रोजन, ठीक। दूसरी चीज, नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन हैज, इसमें 0.01% आपका ड्यूटेरियम होता है। और ट्रिटियम की बात करोगे, ट्रिटियम की बात करोगे, इसमें ये रेडियो एक्टिव होता है। देखिए हमारा जो प्रोटियम ड्यूटेरियम है कोई रेडियो एक्टिव नहीं होता है। रेडियो एक्टिव मतलब, रेडियो एक्टिव का मतलब हो गया जो रेडिएशंस एमिट करे, जो कुछ रेजेस छोड़े, रेडिएशंस। जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट नंबर 2 में रेडियो एक्टिविटी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। हेनरी बेक्यूर ने इसको डिस्कवर किया हुआ था रेडियो एक्टिविटी को। और ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशंस अपने आप छोड़ते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और ऐसे फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन ट्रिटियम के बारे में हम ये कह रहे हैं कि याद रहे, ट्रिटियम जो है ये हाइड्रोजन है और ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडिएशन एमिटिंग वाला आइसोटोप है, एंड एमिट्स लो एनर्जी। और जो वहां पे हमने अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज पढ़े, तो उनमें से ये कौन सी रेजेस एमिट करता है? एंड एमिट्स लो एनर्जी बीटा रेज। लो एनर्जी वाली बीटा रेज जो है ये अपने आप से एमिट करता रहता है ट्रिटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। होप क्लियर हुआ। इट इज एक्सट्रीमली रेयर आइसोटोप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एक्सट्रीमली रेयर। रेयर मीन्स बहुत कम पाए जाने वाला, बहुत कम पाया जाता है। एक्सट्रीमली रेयर आइसोटोपिक फॉर्म इज, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, बहुत कम। एक्सट्रीमली रेयर आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम। इसका आंसर ट्रिटियम करेंगे आप। क्लियर है बच्चों? इसके बाद, नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इफ देयर आर, ये बात ऑब्जर्व की गई है कि इफ देयर आर 10 की पावर 17 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मतलब, वीडियो को पॉज करें और अपने आप से पूछें प्लीज, कॉपी पेन साथ में रखें। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन अगर 10 की पावर 17 मॉलिक्यूल्स रखते हैं तो कहा जाता है इतना रेयर है ट्रिटियम आपका कि उस 10 की पावर 17 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम में सिर्फ और सिर्फ जो है देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रिटियम। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना ट्रेसेस में, कितना माइन्यूट अमाउंट में जो है, कितना रेयर आइसोटोपिक फॉर्म है ये ट्रिटियम, कि अगर 10 रेज टू पावर 17 मॉलिक्यूल्स ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम के हैं तो उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो सकता है ट्रिटियम प्रेजेंट। खुद ही बताइए, आप सोचिए कि कितना रेयर या रेरेस्ट आइसोटोपिक फॉर्म है ये हाइड्रोजन का। उसके बाद छोटा सा एक आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पे एक थोड़ा सा मैंने ये लिया हुआ है, मतलब एक डेफिनेशन है, आइसोटोपिक इफेक्ट। कभी आपको ये डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है। बेटा देखो, आपने देखा कि आइसोटोप्स जो फिलहाल हमने हाइड्रोजन के डिस्कस किए, इनमें हमें क्या चीज़ देखने को मिली? हमें देखने को मिला, जैसे मैं रिपीट करता हूँ, H11, H12, H13, हमें इनके एटॉमिक नंबर में कोई भी वेरिएशन नहीं मिली। एटॉमिक नंबर इनका सेम है। अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इनकी केमिकल रिएक्शन सेम होंगी। क्लियर? लेकिन कहां पे डिफरेंस शो कर रहे हैं? मास में डिफरेंस शो कर रहे हैं, एटॉमिक मास में। तो इससे क्या हो सकता है? इस मास के डिफरेंस से
इनके एटॉमिक मास के डिफरेंस से इनकी रिएक्शंस में इनके रेट्स पे डिफरेंस हो सकता है, इनकी रिएक्शन रेट्स पे इफेक्ट हो सकता है, इनका रिएक्शन रेट अलग अलग हो सकता है, यह फर्क होगा इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होने से इनकी रिएक्शंस के रेट्स जो होंगे वो वैरी करेंगे, वो सेम नहीं होंगे इनके, ये फर्क पड़ेगा। तो चलिए आइसोटोपिक इफेक्ट का हम देखते हैं डेफिनेशन। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जो इन आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बनेगा और वो भी किसके कारण, इनके एटॉमिक मासेस के डिफरेंट होने के कारण, इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट। व्हाट इज आइसोटोपिक इफेक्ट, कि मतलब जो इन आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है वो भी एटॉमिक मास के द्वारा, इसी चीज का नाम है आइसोटोपिक इफेक्ट। आई होप कि आपको ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। प्रिपरेशन, कॉपी पे लिखिए, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। एक सॉलिड क्वेश्चन है आपका, 3 पार्ट्स करने हैं इसकी। डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन बतानी है, प्रॉपर्टीज बतानी है और कुछ यूजेस भी इसके बताने हैं आपको। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशंस शुरू करते हैं और देखते हैं हम कहां पहुंचते हैं। उसी हिसाब से अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस का, और इनकेस अगर नहीं तो बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिलहाल हम पहुंचे हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रिपरेशन मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम क्या मेथडोलॉजी यूज करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि हाइड्रोजन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं हाइड्रोजन को। सबसे पहला मेथड बताया मैंने, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। अक्सर पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, पूछा जा सकता है लेकिन पूछा भी गया है, ये भी आप मान लीजिए। प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लीजिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन डाइहाइड्रोजन की अक्सर पूछी गई होगी कहीं ना कहीं। तो लैब में आप जाते हो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मतलब व्हेन स्टूडेंट एंटर इनटू लैब एंड ही इज आस्क्ड बाय सपोज टीचर टू प्रिपेयर डाइहाइड्रोजन। फर्स्ट टीचर हैव टू ट्रेंड हिम ऑफ प्रिपेयरिंग डाइहाइड्रोजन। पहले तो टीचर ने ही उसको ट्रेंड करना है, लेकिन सपोज करें कि एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं कि आपको लैब में बताया जाता है कि जस्ट प्रिपेयर डाइहाइड्रोजन गैस, हाउ यू विल प्रिपेयर। ये आपके प्रैक्टिकल का भी एक क्वेश्चन है बेटा, कि आप लैब में हो, आपको प्रैक्टिकली डाइहाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना, दैट मींस लेबोरेटरी प्रिपरेशन। आप लैब में हो, वहां पे बनाना, क्या करेंगे। तो कुछ डिफरेंट वेज हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन के, आप ध्यान करेंगे। और उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली, जैसे सपोज करो आप लैब में गए, आपको पूछा गया और आपने या आपको थ्योरेटिकली भी पूछा गया जनरली कि बेटा बताइए लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन क्या है, तो आप बताएंगे आप ऐसा कीजिए, आप क्या लीजिए, आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में जिसको हम कहते हैं वोल्फ्स बॉटल। क्या कहते हैं, एक वोल्फ्स बॉटल होती है, ठीक है, इस तरह का कंटेनर होता है जिसका नाम WOULF, वोल्फ्स बॉटल कहते हैं हम इसको। क्लियर। इसमें ये जो मैंने जगह रखी है बेटा, यहां पर क्या होती है, एक फनल होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं थिस्टल फनल। क्या कहते हैं इसको, दिस इज थिस्टल फनल, THISTLE, थिस्टल फनल। क्लियर। यहां से मुझे थोड़ी स्क्रीन कम है बच्चों, आप मुझे अगर इरेज भी करना पड़ा इतना आप याद रखना। यहां से हम एक डिलीवरी ट्यूब रखते हैं बेटा, डिलीवरी मीन्स विच डिलीवर समथिंग, विच रिसीव्स समथिंग। यहां से हम एक डिलीवरी ट्यूब इस ओपनिंग से लगा देते हैं, और यहां से सपोज करें अब मेरे पास जगह कम है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता सकते हैं। ये डिलीवरी ट्यूब से कोई चीज़ जा रही है अंदर से, और यहाँ से आप अपना क्या रख सकते हैं, कंटेनर रख सकते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर में आप कुछ, ठीक है, कुछ भी मतलब आप सिंपली मान लीजिए कि यहाँ इस कंटेनर में लेके जो चीज़ आएगी और वो होगी हाइड्रोजन गैस, डेफिनेटली वो हाइड्रोजन गैस होगी। और मान लीजिए उस हाइड्रोजन गैस पे हम क्या करेंगे बेटा, हम उसमें वाटर ले लेंगे। ये जो कंटेनर है यहाँ पे हम वाटर ले रखेंगे पहले, तो वाटर थोड़ी ना अंदर से बन के आया, वाटर हमने यहाँ पे रख दिया। और फिर उसके बाद क्या रखेंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, आप एक गिलास जार,
ठीक है, कोई जग वगैरह गिलास जार शीशे का आप रखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर उल्टा करके। अब देखिए होगा क्या, यहां पर आप लेंगे जिंक ग्रेन्यूल, जिंक मेटल है ना, इसके छोटे 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 पीसेस होते हैं। कहां पे? लैब में, बॉटल में होंगे, आप चेक कर सकते हो अपने अपने लैब्स में। ये जिंक ग्रेन्यूल्स आप डालेंगे कुछ पीसेस यहां वॉल्फस बॉटल में, और फिर थिस्टल फनल में आप क्या करेंगे, थिस्टल फनल में आप बेटा H2SO4 सुना है, H2SO4, लेकिन डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक्वस मीडियम वाला डाइल्यूट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आप डालेंगे, H2SO4। क्लियर? मानिए बेटा कि यहां से थिस्टल फनल में H2SO4 आ गया, और थिस्टल फनल का यहां पे बाज़ाब्त जो है एक नॉब होगा, जिसको आप खोल के ना यहां से इसकी एंट्री दे देंगे। जैसे ही आप यहां से थिस्टल फनल की हेल्प से H2SO4 को ड्रॉप करेंगे तो नीचे वो वोल्फस बॉटल में जब पहुंचेगा तो उसकी यहां पे कांटेक्ट में आ जाएगा, उसके कांटेक्ट में यहां पे आ जाएगा जिंक ग्रेन्यूल। दोनों के बीच में रिएक्शन लगेगा, डाइल्यूट H2SO4 वर्सेस जिंक ग्रेन्यूल्स। यहां पर क्या बनेगा, आपने ये रिएक्शन की है बेटा, अच्छे से की है, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वर्सेस जिंक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक यहां पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना देगा ZnSO4। क्या बना देगा? ZnSO4। लेकिन H2SO4 का जो दो हाइड्रोजन H2 डाई हाइड्रोजन होगा वो इस डिलीवरी ट्यूब से गैस उठ के बेटा यहां से ये और आके ये कहां जाएंगे, इसको वाटर ट्रॉफ बोलते हैं हम, ये जो कंटेनर में नहीं आ रखा है दिस इज कॉल्ड वाटर ट्रॉफ, इसमें आ जाएंगे। और जैसे ही इसमें आ जाएंगे, यहां पे आपने इन्वर्टेड गिलास रखा है, इन्वर्टेड जार रखा हुआ है, और यहां पर कुछ बबल्स बन के इसकी एंट्री जो है कहां हो जाएगी बेटा, इस गिलास जार में हो जाएगी। क्योंकि ये शीशे का होगा, आप यहां बाहर से ऑब्जर्व करेंगे इसको कि यहां पे जैसे ही बबलिंग होगी, यहां पर बड़बड़ की आवाज जैसे यहां से होगी, आप समझ लेना कि इसके अंदर जो है वो गैस एंटर हो रही है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अब जैसे सपोज करो कि अगर आपने उसका टेस्ट करना होगा कि क्या ये वाकई में हाइड्रोजन है, तो आप ये कंबस्टेबल गैस होती है, इसको लेके मतलब आप यहां से किसी भी तरीके से इस जार में कलेक्ट करके हाइड्रोजन गैस को एक फ्लैम इसके नज़दीक ला सकते हैं, तो ये कंबस्ट हो जाएगी, ये बर्न हो सकती है। तो लिहाजा हम कंफर्म करेंगे इसको कि ये वाकई में हाइड्रोजन है। कहने का मतलब ये है कि लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा आप ये करेंगे, ये वोल्फस बॉटल, इसको आप थोड़ा सा लेबल भी करेंगे, ये वोल्फस बॉटल थी जो मैंने लिखा यहाँ पे। उसके बाद थिस्टल फनल आपने ली, थिस्टल फनल में आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया, और नीचे आपके ग्रेनुलेटेड जिंक, यहाँ लिखना आपने ग्रेनुलेटेड जिंक, ठीक है, और फिर ये डिलीवरी ट्यूब, और फिर ये वाटर ट्रॉफ, ठीक है, और फिर ये इन्वर्टेड गिलास, इन्वर्टेड जार, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड जार में आप दिखाएंगे छोटे 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 बबल्स दिखाएंगे आप, जिसमें दिखाएंगे आपकी ये डाईहाइड्रोजन H2 गैस है। क्लियर है? अब देखिए बेटा, अब हम इन रिएक्शंस को, मतलब अगर आपको जनरली पूछा गया तो आप ये बता सकते हैं, और वो मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे आप जरा देखें तो यहाँ पे लिखा बाय द एक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो मैंने सेकंड पार्ट में लिखा है जो मैंने समझा दिया। अगर आपको जनरली पूछा जाता है, फटाफट से इसका आंसर कीजिए, मोस्ट कॉमन है ये, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट H2SO4, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, और इसका रिएक्शन जो है बेटा वो है जिंक Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट गिव्स, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएंगे, कौन बदलेगा इनको? जिंक मेटल, तो SO4 इधर ही है, हाइड्रोजन की जगह पे आ गया जिंक, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? जिंक आ गया, ये बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस H2, ये एरो ऊपर का मतलब हो गया ये गैस है, ये रिलीज हो जाएगी, ये इवॉल्व हो जाएगी सिस्टम से। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा इसके अलावा मतलब सर ग्रेनुलेटेड जिंक का रिएक्शन किसके साथ? H2SO4 से, इसके अलावा कोई और तरीका भी है लैब में? हाँ बिल्कुल है, देखिए बाय द एक्शन या बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट HCl, मींस आप ग्रेनुलेटेड जिंक को रिएक्ट कीजिए किसके साथ? इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यू कैन यूज डाइल्यूट HCl। तो जैसे देख लीजिए, अगर आपने जिंक प्लस डाइल्यूट HCl लिया, ठीक है, अब अगर मैं एक ही टाइम, अगर यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखता, अगर मैं HCl जितना लिखता तो मैं लिखता Zn, आपको मालूम है जिंक क्लोराइड का फार्मूला ZnCl थोड़ी होता है, तो मुझे 2 क्लोरीन चाहिए थे जिंक के लिए, तो दैट इज वाई मुझे रिक्वायरमेंट पड़ा, मैंने यहाँ पर 2 मोल्स लिए,
HCl बैलेंसिंग के लिए, ठीक है बेटा। तो मैंने आगे लिखा यहाँ पे ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन 2 रह गए जिसको मैंने H2 की शक्ल में लिखा यहाँ पे। क्लियर, इस तरह से प्रिपेयर हो गई। ये तो मैंने सेकंड वन अभी बताया आपको, जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अभी समझाया मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी, और ऐसे रिएक्शन भी बताई। थर्ड वन है बेटा, थर्ड वे है लैब में प्रिपेयर करने का डाइहाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कलीज। एक्वस मतलब सॉल्यूशन वाली, एल्कली मतलब सॉल्युबल बेस, सॉल्युबल बेस। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कलीज है बेटा, मतलब ये वाटर के साथ डिजोल्व करो डिजोल्व हो जाएंगे। तो इन एल्कलीज के साथ जैसे ही आप जिंक को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस अगेन देखने को मिलेगी। तो जिंक प्लस 2 टाइम्स NaOH, अब ये 2 आइस यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए लगाया है बेटा। तो यहाँ देखेंगे आप, आगे देखिए NAs कितने थे तुम्हारे पास, 2, Na2, ये आ गया आपका Zn, Na2Zn, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने, ये भी 2 हैं, ट्वाइस लगा हुआ है ना, तो हमने Na2Zn और O2 तक ले लिया एक कंपाउंड, Na2ZnO2, देख लीजिए Na2ZnO2। हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन कितना हाइड्रोजन है, ट्वाइस लगा हुआ पीछे, 2 टाइम्स NaOH मीन्स 2 Na, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। हमने 2 टाइम्स NaO तक इसको ले लिया बेटा, यहां से मैं दोबारा से दिखाता हूं, यहां 2 टाइम्स NaO तक हमने ये वाला पार्ट ले लिया हमने एक, और ये हाइड्रोजन कितने, 2, ये अलग से ले लिए। तो ये बन गया Na2ZnO2, जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपको फार्मूला कभी पूछा जा सकता है, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। और प्लस आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 प्लस H2 डायटोमिक हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। क्लियर बेटा, और ये इसका एरो भी आप ऊपर दिखाएंगे, ये भी गैस से रिलीज हो जा सकती है कंटेनर से, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेथड था, देखिए मैंने रूमन में बताया था, फर्स्ट मेथड था बच्चों लेबोरेटरी प्रिपरेशन, उसके मैंने 3 रिएक्शंस ABC करके बताई आपको। अब हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएंगे, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन या कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो उसमें पहली रिएक्शन बताऊंगा मैं, बाई पासिंग स्टीम। स्टीम जानते हैं ना आप, वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। जब वाटर को हम वेपराइज करते हैं, बॉइल करते हैं, उस समय जब उसकी भाप बनती है, तो वो शक्ल वाटर की, बाई पासिंग स्टीम आवर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से आप स्टीम पास कीजिए, या फिर स्टीम पास कीजिए कोक से, या स्टीम को पास कीजिए हाइड्रोकार्बन से, या स्टीम को पास कीजिए कोक से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, निकल। तो आपके पास डाइहाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो जाएगी। कमर्शियल प्रिपरेशंस में पहला प्रिपरेशन है बेटा, बाय पासिंग स्टीम आवर हाइड्रोकार्बन्स आर कोक इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। चलिए रिएक्शन देते हैं इसका। मैंने हाइड्रोकार्बन सिंपल सा ले लिया, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मीथेन, अक्सर आपने पढ़ा इसको, मीथेन। आप बेटा प्रैक्टिस के लिए इथेन ले सकते हैं, आप प्रोपेन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं। तो मीथेन जैसे आपने ले लिया, प्लस आपने किया H2, आप बोलेंगे इसका लिक्विड लिख लीजिए फिजिकल स्टेट, लेकिन मैं गैस लिख रहा हूं। मैंने ऊपर बताया आपको कि ये स्टीम की शक्ल में लेना, तो स्टीम में इसका फिजिकल स्टेट गैस ही, वेपर ही तो लिखेंगे, वेपर मीन्स गैस। और मैंने आपको फिर से याद दिलाने के लिए यहाँ पे स्टीम लिखा इसको। और बेटा यहाँ पे ये ऑब्जर्वर्ड रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पे 1270, ये जो है ना, ये केल्विन है, यहाँ पे लिखा हुआ के केल्विन, 1270 केल्विन का टेम्परेचर लगेगा इस रिएक्शन के दौरान, एंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल। यहाँ नीचे मैंने लिखा है इसके साथ में निकल, निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन निकल जाएंगे, वो तो हाइड्रोजन गैस बननी है, हमने डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है, लेकिन कार्बन के साथ वाटर का ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और प्लस आप देखिए 4 हाइड्रोजन आपके यहां से छूट गए और 2 हाइड्रोजन आपके यहां से छूट गए, कितने हो गए, 4 और 2 6। तो 6 हाइड्रोजन एटम्स को आप लिखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 3 2 6, तो हम लिखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, हम लिखेंगे 3 टाइम्स H2 बेटा। तो इस तरह से हमारे पास यहां इस रिएक्शन से डाइहाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो जाते हैं। अब हमने कहा था कि या तो आप स्टीम को पास कीजिए हाइड्रोकार्बन्स से और इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, या फिर आप स्टीम को पास कीजिए किससे, आवर कार्बन सॉरी किससे को, इससे क्या बोलते हैं इसको, कोक से, कोक से पास कीजिए, या तो कोक से और या फिर जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन का बता दिया या उससे। तो चलिए हाइड्रोकार्बन का हो गया, आप कोक से पास करते हैं, कार्बन कोक गैस की शक्ल में लेना है, इसको
सबलाइम करना है, प्लस H2O, वो भी गैस यानी स्टीम की शक्ल में, 1270 अगेन टेम्परेचर 1270 केल्विन, और निकल ही कैटलिस्ट, यहाँ कन्वर्जन हो जाएगा, कार्बन के साथ वाटर का ऑक्सीजन आ जाएगा और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएंगे H2 की शक्ल में। मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगा बेटा। क्लियर है? तो इसका एरो हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे, अपवर्ड दिखाएंगे, ये गैस है रिलीज हो जाएगी। द मिक्सचर ऑफ, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट आपको पता है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए लिखता हूं, वो है कि द मिक्सचर ऑफ कार्बन, ये जो है ना प्रोडक्ट में हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी गैस प्लस H2 वो भी गैस, तो इन दो के मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज नोन एज वाटर गैस। ये आपको कभी पूछा जा सकता है, डिफाइन वाटर गैस, बताइए वाटर गैस क्या, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। द वाटर गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट दी वाटर गैस, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें करेक्ट वन आपने ढूंढना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को ही आप क्या बोल सकते हो, वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी इसको बोलते हैं। ये तीनों नाम याद रखेंगे आप, वाटर गैस, सिंथेसिस गैस और सिन गैस। क्लियर है? अब हम सेकंड मेथड, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन पढ़ते हैं। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, यानी कमर्शियल मेथड की सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अच्छा इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पहले समझना पड़ेगा क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of an electrolyte by the application of electricity or electric current। किसी इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सबस्टांस होता है जो अपने आप से जब वो क्या होता है, जब वो एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में होता है उस समय अपने आप से जब करंट को अलाउ करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिट हो जाना, डिसोसिएट हो जाना है करंट की हेल्प से, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड एग्जांपल है कि आप इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं एसिडिफाइड वाटर को। आप एसिडिफाइड वाटर मतलब वाटर हैविंग सम प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स आपको वहां पर। और बेटा याद रखना कि जिस एपरेटस में हम, जिस डिवाइस में हम इलेक्ट्रोलिसिस जो है फिनोमिना वो करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को वहां पे हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द डिवाइस यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्टिंग वायर के साथ हाई टेंशन बैटरी के साथ जो है वो जोड़ते हैं। तो जो टर्मिनल पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। और इनके बीच हम इनको सस्पेंड करते हैं कंटेनर में, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बेटा इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, आपका एसिडिफाइड वाटर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, प्लेटिनम के, कैथोड एनोड। चलिए रिएक्शन डिस्कस करते हैं। जब हम 2 टाइम्स H2, लेकिन ये एसिडिफाइड, ट्रेसेस ऑफ, मैंने एसिडिफाइड वाटर या यहाँ पे लिखा, नहीं तो आप एल्कलाइन वाटर भी लिख सकते हो, उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, तब भी आपका डाइहाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो प्योर वाटर आयनाइज नहीं होता है बेटा, जो वाटर क्या रखता है, ट्रेसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, जब हम उसमें मिलाते हैं तो जाकर वो आयनाइज होना शुरू हो जाता है। तो हम रखेंगे यहाँ पे कि 2 टाइम्स H2O, 2 मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जैसे मैंने बताया वो हमने यहाँ लिखा थ्योरेटिकली कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस मतलब इस वाटर में हम थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाकर ये रिएक्शन देखेंगे। आगे जाके क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे बेटा, हाइड्रोजन जो है ना ये पॉजिटिव है, तो ये कैथोड की तरफ जाकर दौड़ेगा। मतलब जब H2O के आयंस यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगे ना, जब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव करेगा ना, तो यहाँ से बेटा कुछ आप इस तरह से बताओगे कि ये H पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा कैथोड अपोजिटली चार्जेड इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रोड की तरफ। तो वहाँ पर हमको रिसीव होगी डाइहाइड्रोजन, कहाँ पे, कैथोड पे,
H पॉजिटिव जाएगा और कैथोड इलेक्ट्रॉन रिच है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, न्यूट्रल हाइड्रोजन बनेगा। इसी तरह से एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दूसरा H पॉजिटिव जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो हाइड्रोजन बनाएगा, ये मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर जितने भी H पॉजिटिव जाएंगे वो अपने रेस्पेक्टिव H2 मॉलिक्यूल्स बनाते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बाई इलेक्ट्रोलाइजिंग एसिडिफाइड आर एल्कलाइन वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स करके हम डाइहाइड्रोजन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 2 times H2 इलेक्ट्रोलिसिस ट्रेसेस ऑफ एसिड आर बेस गिव्स H2, डाइहाइड्रोजन आ गया और प्लस जो है आप देंगे O2। कितना देंगे आप? O2। देखिए यहाँ पे मुझे ख्याल नहीं रहा है बेटा, ये H2 अगर बैलेंसिंग देखोगे तो आपके पास हाइड्रोजन्स कितने थे? 2 to the 4, तो यहाँ लिखिए 2 times H2। क्या लिखेंगे? 2 times H2 प्लस O2। 2 दूने 4 हाइड्रोजन्स आपके वापस आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? थर्ड है बेटा हाई प्योरिटी। कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़्यादा प्योर जिसमें ज़रा बराबर भी इम्प्योरिटी ना हो, हाई प्योरिटी, ये आपको पूछा भी जा सकता है कि एक्सप्लेन करो हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वारम, थोड़ा सा गर्म, एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन कहां से है और ये आपको अक्सर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है फोर्थ केस हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन का कि डाइहाइड्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट। बेटा देखो, हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो कोई कंपाउंड हमारा होता है बनाने का, हम बोलते हैं वो कंपाउंड हमारा मेन है, असली हम फलाने कंपाउंड को प्रिपेयर करने। जैसे यहाँ H2 की बात, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन की बात करते हैं तो मेन जो कंपाउंड वहाँ पर होता है उसके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बन जाती हैं उनको बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट, भाई साथ हमने बनाना था फलां, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा बीच में कुछ और भी बन गया। तो ये डाइहाइड्रोजन जो है ये ऑब्टेन्ड होता है एज अ बाई प्रोडक्ट भी, बाई प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है ये। कब? कहाँ? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। हमें करना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन को प्रिपेयर, लेकिन वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन को प्रिपेयर करते करते बीच में डाइहाइड्रोजन भी प्रिपेयर हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म बाई प्रोडक्ट। और कैसे बेटा? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हॉट सॉल्यूशन, ठीक है, वार्म सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। तो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड आर। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, कैथोड पे हमें रिएक्शन लिखनी होती है, एनोड पे हमें रिएक्शन लिखनी होती है। तो एट एनोड मैंने आपको बताया। और अगर बेटा आपने रिडॉक्स रिएक्शन को याद रखोगे, रिसेंटली पढ़ा, एनोड पे याद रखना है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। कब? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, और एनोड जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन करता है। तो चलिए हम यहाँ पर इस रिएक्शन के इलेक्ट्रोड रिएक्शंस लिख रहे हैं। तो 2 times Cl नेगेटिव गिव्स, अब देखिए बेटा, जब ब्राइन NaCl को आप ब्राइन कहेंगे, इसका हार्ड एक्वस सॉल्यूशन। अब जब इसको आपने एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया, कहाँ पे ले लिया? इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और करंट डाल दिया आपने यहाँ से, अभी बताया मैंने, हाई टेंशन बैटरी से आपने करंट डाल दी, इलेक्ट्रोड पे आ गई, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड इमर्स्ड किस में है? इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट आपका ब्राइन है NaCl यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ये टूट जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट हो जाना, स्प्लिट हो जाना बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जब टूटेगा ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मैंने कहा जब ये आयंस आ जाएंगे ये अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागने लगते हैं। Na पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ भागेगा, Cl नेगेटिव है ये एनोड पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, तो लिहाजा एनोड रिएक्शन पे मैं लिख रहा हूँ कि उसकी तरफ कौन आ रहा है, एनोड की तरफ कौन सा आयन आ रहा है? NaCl से Cl नेगेटिव, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव है, उसकी तरफ नेगेटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला है Cl नेगेटिव। तो कितने? एक क्लोरीन से नहीं काम चलेगा, एक Cl नेगेटिव से काम नहीं चलेगा, 2 Cl नेगेटिव, कम से कम एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 क्लोरीन आएंगे। फिर जितने आए वो सिचुएशनली डिपेंड करेगा।
2Cl नेगेटिव एक्वस मतलब सॉल्यूशन में गिव्स Cl2, मतलब जो क्लोरीन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे ना, वो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्डिंग में यूज करेंगे, तो Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब Cl नेगेटिव आ रहा है, Cl नेगेटिव जब आ रहा है तो ये किसके पास आ रहा है बेटा, एनोड पे आ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन में, वो बॉन्डिंग में यूज नहीं करेंगे, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लाए हुए को वहां पर ड्रॉप कर देंगे, एनोड में ड्रॉप कर देंगे। एनोड पे क्यों, एनोड बेचारा गरीब हो गया है, क्यों गरीब हो गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑलरेडी हो गया, तो Cl नेगेटिव जाके उसको इलेक्ट्रॉन का सप्लाई देता जाएगा। तो एनोड रिएक्शन पे हम लिखते हैं 2 टाइम्स Cl नेगेटिव गिव्स Cl2। क्लोरीन तो इसके अलावा भी अपना काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर और 1 अनपेयर्ड, तो 2 क्लोरीन थे, 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड कर जाएगा, न्यूट्रल क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन प्लस ये यहाँ पे एनोड पे कितना छोड़ेंगे, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 क्लोरीन से आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पर लिखे हुए। क्लियर बच्चों, ये हो गई एनोड वाली रिएक्शन। कैथोड की तरफ कौन जाएगा भाई, NaCl का, कैथोड है क्या, नेगेटिवली चार्ज माइनस वाला, उस पर पॉजिटिव वाला जाएगा। अब पॉजिटिव में हम दिखाते हैं यहाँ पर, क्या हम बताएंगे, यहाँ पर देखो भाई ये एक्वस है ना, वाटर भी है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, यहाँ पर जब वाटर के क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा कैथोड पे, ये गैन करेगा, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। देखो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने ही है, तो एक H2O की हम बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन को, जैसे देखिए यहाँ पे बताता हूँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है -2, तो हाइड्रोजन का पर एटम कितना है +1, तो -2 +1 तो ओवरऑल 0 नहीं बनेगा, लेकिन ये बनेगा जब तुम +1 एक हाइड्रोजन का है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × +1 कितना हो जाएगा +2, भाई 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, +2 -2 कैंसिल, ओवरऑल H2O न्यूट्रल। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन जो है बेचारा ये क्या कर रहा था, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, लॉस कर रहा था। जब एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो अपने न्यूट्रल फॉर्म में H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन को छोड़कर। ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन चला गया, आपके 4 हाइड्रोजन थे, 2 तो आपके न्यूट्रलाइज होके H2 गैस बनाए, और प्लस 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन्स, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन्स मिला के ग्रुप बनाएंगे OH और OH, 2 टाइम्स OH नेगेटिव। ठीक है, 2 टाइम्स OH नेगेटिव। तो ये आ गया आपके पास कैथोड रिएक्शन। अब है ओवरऑल रिएक्शन, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स Na पॉजिटिव। देखिए किस तरह से Na पॉजिटिव की बात करोगे आप, कि भाई यहाँ पर हमने कैथोड पे कहा कि हमने डाईहाइड्रोजन की बात करनी थी, इसलिए हमने वाटर एक्वस, वहाँ NaCl जो है वो एक्वस था ना, उसमें वाटर भी था, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा जो आप बताएंगे कि वहाँ पे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जो है किसका है, मतलब इसका ज़्यादा है, मतलब प्रायोरिटी जो है यहाँ पर आप बताएंगे वो हम दे रहे हैं यहाँ पे H2O को Na पॉजिटिव के बजाय, वाटर के H पॉजिटिव्स को, ऐसा बताइए, वाटर के H पॉजिटिव्स को, Na पॉजिटिव्स जो हैं वो आपके सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने मेन चीज़ जो हमने देखनी है वो है कि हमें H2 गैस करनी है, तो Na पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा बनेगा 2 टाइम्स Na पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल से 2 टाइम्स H2 गिव्स, यहाँ पर बनेगा Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ड्रॉप करेंगे तो Cl2 मॉलिक्यूल, और प्लस आपके पास बनेगा H2 मॉलिक्यूल, और प्लस बनेगा 2 टाइम्स Na पॉजिटिव एक्वस, और प्लस बनेगा 2 टाइम्स OH नेगेटिव एक्वस आपके पास। ठीक है, ये थोड़ी आपके पास ओवरऑल रिएक्शन रहेगी। तो आज का लेक्चर ज़रा देखते हैं बेटा कितना लंबा हो गया है, 54, टू मच ही हो गया, टू मच भी नहीं है, आप घबराइए मत, लेकिन मेरे कहने का मतलब है टू मच इन द सेंस कि अभी हम प्रॉपर्टीज़ यूजेस थोड़ा आज डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में मे बी ये पार्ट में आज ही डाल दूँ, अगर आज नहीं तो नेक्स्ट डेफिनेटली, लेकिन फ़िलहाल कोशिश होगी आज ही। तो इतना आप फटाफट से देख लीजिए बेटा कि क्या क्या बातें मैंने आज की लेक्चर में बताई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, और फाइनली हमने क्या पढ़ा, इस पर आप फोकस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और फाइनली आपको कहना चाहूँगा कि कल
बेटा 15 अगस्त हमको सेलिब्रेट करना है हम सबको मिलके। तो सबसे पहले मैं आपको अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से आपको उसका मुबारकबाद पेश करता हूँ, ठीक है, कि हम सब जो है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, ठीक है। और जैसे कि हमको मतलब बताया गया है कि अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी अपनी जगहों पर ही हम जो है इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से, कंग्रेचुलेशंस बहुत बहुत। और साथ साथ में आपको ये बात भी कह रहा हूँ कि अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल बेटा सब्सक्राइब अभी नहीं किया, और अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वगैरह को भी प्रेस कीजिए, और इन लाइक भी कीजिए, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो लेक्चर्स को शेयर भी कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।